गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका शिक्षक व्यवसायिक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज। और पर्यावरण में आज हम 3 चैप्टर और बचे हैं जिसको ख़त्म करेंगे और शॉर्ट में ही लेते हैं इसको कक्षा 11 की किताब से। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक आपका है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। ये आपका चैप्टर है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। आधुनिक कृषि का पर्यावरण प्रभाव, ये इस चैप्टर में आप बहुत आसानी से इस चैप्टर के नाम से ही दिख रहा है कि जो आधुनिक कृषि हम लोग डाई यूरिया पोटास की कर रहे हैं तो उससे क्या प्रभाव है और मानव जीवन पे क्या प्रभाव है। जलाक्रांति इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इससे सीधे क्वेश्चन आंसर पे ही भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता जो हो रही है वो किसान क्यों हो रही है, तो किसानों का आधुनिक हो जाना जिससे कि हमारी उत्पादकता घट गई है। विस्तृत खेती क्या है, जहाँ पर भूमि अधिक होती है वहाँ विस्तृत खेती, जैसे धान गेहूँ की ज़्यादा खेत है तो करते हैं। और उर्वरकों का प्रयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब जानते हैं कि ज़्यादा डाई यूरिया पोटास डालने से जो है अच्छे कीटाणु जो खेत में रहते हैं वो मर जाते हैं और भूमि बंजर हो जाती है। इससे जो उत्पादन होता है उसको खाने से नई नई बीमारियां आ जाती हैं। और इसके अंदर कीटनाशकों के प्रयोग से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मतलब एक तरह से भारत में करीब गेहूँ 10%, चावल की 20% और कपास की सबसे अच्छी खेती होती है 40% पंजाब वगैरह में। तो इनके पशु पक्षियों को भी इसमें हानि हो रही है, मानव के स्वास्थ्य को हानि हो रही है। तो अधिक कीटनाशक हम लोग जो एल्ड्रीन बाद में कीटनाशक डालते हैं, मैलाथियान, एल्ड्रीन, खरपतवार जो है वारनासी, तो इससे आराम से इस पर आप 20 शब्द लिख सकते हैं। और दूसरा है कि विस्तृत खेती और गहन खेती में अंतर क्या है। विस्तृत खेती देखिए वहाँ होती है जहाँ खेत ज़्यादा होता है, भूमि की अधिकता होती है। और गहन खेती वहाँ होती है जहाँ खेत मतलब सीमित रहते हैं। जलाक्रांति से आप दुष्परिणाम क्या है। जलाक्रांति देखिए जहाँ ज़्यादा ओवरफ्लो, वाटर लॉगिंग होना, जैसे कि जहाँ खेत नहर और नदियाँ रहती हैं, वर्षा हो रही है इस समय आपकी, तो वर्षा होती है तो उसमें जो है जलाक्रांति आ जाती। जलाक्रांति जब वाटर पानी ज़्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो उससे उसी को हम जलाक्रांति कहते हैं। कि वाटर लॉगिंग क्या है, सिंचाई की नहरों द्वारा नहर के तटबंधों में दरार आ जाती है, नदी तल में रेत मिट्टी जमा हो जाती है, तो इससे पानी रुकने लगता है, तो पानी का वो रुकना जलाक्रांति कहलाता है। और इससे सुझाव यही है कि अधिक सिंचन से बचना चाहिए, निचले भागों को मिट्टी से पाट देना चाहिए ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। कीटनाशकों के प्रयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, ये भी वही चीज़ है। फसल को हानि होगी, मृदा को हानि होगी, मिट्टी की हानि होगी, जल प्रदूषित हो जाएगा, पशु पक्षी की हानि होगी। कीटनाशकों के प्रयोग से जोखिम से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो भी कोई आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो निर्देश लिखा है उसका आपको पालन करना चाहिए। और प्रयोग करते समय हाथ में पैर में रबड़ के जूते जरूर पहनने चाहिए। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आधुनिक कृषि से बहुत ही प्रभाव है। उन्नत जो बीज आप यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उससे विभिन्न रोग फसलों में देखने को मिल रहे हैं। और इस प्रकार से बीजों में फसल के रोग में लड़ने की क्षमता भी, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो आपकी आज की डेट में कोरोना सुन रहे होंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, तो उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जा रही है फसलों के अंदर। परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि में क्या अंतर है। परंपरागत में वही हम लोग पुराना हल बैल से करते थे, गोबर का प्रयोग करते थे, पुराने बीज रख लेते थे, उनका प्रयोग करते थे, ये परंपरागत है। और आधुनिक में क्या है, आज उन्नतशील खेती है, खरपतवार नाशी आप प्रयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर से आप जो है उसकी बुआई कर रहे हैं और नलकूपों से पानी दे रहे हैं, इसे हम आधुनिक कृषि कहेंगे। और अंतर भी देख लीजिए, हल द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा, सामान्य बीज, उन्नत बीज, सामान्य खाद, गोबर वाली, ये डाई यूरिया पोटास, ये अंतर है आपका। भूमि प्रयोग क्या है, अगला चैप्टर। और मृदा अवक्रमण, जनसंख्या दबाव और वनों की छीड़ता, ये एक टॉपिक है आपका। तो इसमें भी देखिए भूमि उपयोग क्या होता है, तो ये एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करिए। खेती के लिए प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल क्या है, जैसे आपके पास है अगर,
और गैर कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिस पे खेती नहीं होती है, प्रति भूमि कितनी है और अप्राप्त भूमि कितनी है जिसको अभी आपने प्राप्त ही नहीं किया है। इन सब की पूर्ण जानकारी ही भूमि उपयोग है। ये मैंने अपने गांव में इसका किया है इस प्रैक्टिकल को कि हमारे पास कितना खेत है, कौन सा कृषि योग्य है, कौन सा नहीं है और कौन सी परती है। हमारे गांव में हमारे खुद की ज़मीन जो है 4 बीघा, जिसको बोलते थे लोग कि कियारा है, तो वहाँ परती थी, उसमें खेती नहीं होती थी, अप्राप्त भूमि थी एक तरह से हमारे लिए। उस पर हमने अपना एक फार्म हाउस बनाया, तालाब वगैरह बनाया। तो इन सबों की पूर्ण जानकारी ही भूमि उपयोग है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है और इसका मैंने प्रैक्टिकल खुद अपने ऊपर किया है। तो ये जानना, इसी को भूमि उपयोग कहते हैं। अक्सर लोग पूछ देता है तो आदमी सोचता है भूमि उपयोग क्या चीज़ है। तो भारत में वनों की छींटता धीरे धीरे आदमी बढ़ता जा रहा है, वन काटता जा रहा है। प्राकृतिक कारण भी है, कभी कभी आग लग जाती है, सूखा हो जाता है, और व्यापारिक बागवानी आप लोग अमरूद का बगीचा वगैरह लगाने लगते हैं, तो जिससे कि ये वन की छींटता धीरे धीरे कम होती जा रही है। घास का मैदान क्या है? घास एक अनोखा आहार व शक्तिशाली दवा है। आजकल घास का बहुत ही पवित्र मानी जाती है, हिंदू लोग इसका पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। घासे की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। अगर मैंने अपने पोखरे तालाब पे बनाते समय जब बंधा मेरा बना था तो मैं दूब घास को ले जाके वहाँ पर लगाया था, ताकि जो है हमारा बंधा की बांध की जो तालाब की बांध है उसमें पानी उसका से वो मतलब मिट्टी ना गिरे। तो दूब का मैं बहुत अच्छा तरह प्रयोग किया था मैंने। लोग कह रहे थे कि दूब आप लगा रहे हैं, तो दूब लगाना ये बहुत ही पवित्र माना जाता है और घास भी पवित्र है। और भारत में घास के मैदान बहुत ही कम पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में है घास का मैदान। और ये घास के मैदान से ये मजबूती से जकड़ के रखती है, तो कटाव भी कम होता है। मैंने अपने तालाब के बंधे पर इसका प्रयोग किया है। और छोटे छोटे क्वेश्चन में देखिए, पर्यावरण अतिक्रमण से क्या? अतिक्रमण वही है जब आप जो जैव अजैव आपके पास भगवान ने जो चीज़ दिया है, जब इसका लाभ ना उठाकर इसका आप दुरुपयोग करेंगे तो इसी को अतिक्रमण कहा जाएगा। जल एक मूल्यवान स्रोत है, वास्तव में सही बात है, जल जीवन है। मनुष्य के खाने में अगर जल ना रहे तो मनुष्य रह ही नहीं पाएगा। और भूमि की उर्वर शक्ति के रखरखाव कैसे हो सकता है? वही रखरखाव करने का मतलब है कि जनसंख्या को थोड़ा नियंत्रण करें, और जो भूमि पर जिस तरह से आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं और उस पर जो है उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, तो उसकी भूमि तो ख़त्म ही हो जाएगी। उर्वरा शक्ति भी, जो डाई यूरिया पोटास आप यूज कर रहे हैं, इससे उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो जल प्रदूषण वही है कि जो विभिन्न प्रकार के आप जो है डाई यूरिया पोटास और औद्योगिक का कचरा जो है और मल वगैरह जब निकलता है तो वो अंत में जाके मिलेगा कहाँ? जल में ही मिलेगा। तो जब जल में मिलेगा तो जल में वायरस वगैरह उत्पन्न होंगे, जो आपको हैजा, कभी कभी आप देखते होंगे कि टट्टी होने लगती है पानी पीने से, तो वो पानी का प्रदूषण इसी को कहेंगे। मृदा अपरदन या मृदा मिट्टी का कटाव से क्या है? वही बात है, जब जल, वर्षा, नदी, बाढ़, हिमस्खलन के ऊपर जब धारा की ऊपरी मिट्टी बह कर या उड़ जाती है तो इसे मृदा अपरदन कहते हैं। भारत में मिट्टी की उर्वरता घटने के 2 कारण बता दीजिए। घटने के 2 कारण वही है कि आपका खाद का जो है, आप जो असली खाद है, छोटे छोटे किसान हैं वो लोग मिट्टी में बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग नहीं करते, गोबर वगैरह का, तो इससे धीरे धीरे उनकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। और खाद का अधिक प्रयोग कर देते हैं जब आदमी, तो ये भी उसकी उर्वरकता को ख़त्म कर देती है। और एक छोटा सवाल और आ सकता है कि मृदा अवकरण या मृदा क्षरण से आप क्या समझते हैं? अवकरण का मतलब जहाँ भी होगा वो आप यही समझिए कि उसका आप गलत, अनुचित प्रयोग कर रहे हैं। तो अनुचित प्रयोग कर रहे हैं या उसमें गलत चीज़ों को मिला रहे हैं तो मिट्टी का ह्रास होता है, उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। अगला चैप्टर है जल, वायु और मृदा का पर्यावरण प्रदूषण। सही बात है, जल में और वायु में और मिट्टी में पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो ये देखिए, जल, वायु और मिट्टी, ये आपके लिए भगवान की अद्भुत देन है और इसके अंदर आप पर्यावरण के जिम्मेदार मानव ही है। और इसमें हर चीज़ में, क्योंकि भगवान तो कभी जल, वायु और मिट्टी आपको ख़राब नहीं दिया है, इसको ख़राब करने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसमें
अगर हम देखें तो इसका मतलब कारण भी वही है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और घरेलू जो आप जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, मक्खी मारना, खटमल, ये सब जुएँ, दीमक, साबुन, सोडा, पेट्रोलियम गैस वगैरह, तो ये सब कहाँ जाएगा? अंत में झील में ही जाएगा, पानी में ही जाएगा। तो इससे आपका है। और रेडियोधर्मी प्रदूषण भी है आपका। आजकल थोरियम, यूरेनियम से बिजली बनाई जा रही है, तो उसका भी जो कचरा है और उसकी जो गैस है वो तो हवा में ही, पानी में ही जाएगी। तो पर्यावरण संबंधी कानून भी बना, पर्यावरण संरक्षण 1972 में, और इसका संशोधन 80 में हुआ, मैंने पीछे बताया भी है आपको। और इससे जो है वन का भी बना 72 में, 80 में अंधाधुंध जो काटा जा रहा है, वन के ही ऊपर ये पूरा बना था। ये कानून पूछ लिया जाता है इस कानून का क्या मतलब है। और इसका संरक्षण और नियंत्रण केंद्रीय सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड भी आपका बना है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये 1986 में बना, और ये भारत सरकार का है। और इसके अंदर जो है मतलब अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 वर्गों की पहचान की गई, जैसे कि सीमेंट है, ताप बिजली है, शराब बनाने वाले कारखाने, शुगर मिल है, डाई यूरिया पोटास है, और जहाँ चर्म शोधशालाएँ हैं, कागज़ का उद्योग है, पेट्रो रसायन का उद्योग है। इस तरह से करीब, मैं पेज में देता हूँ, 17 वर्ग उद्योग ऐसे हैं जो कि अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इनके ऊपर सरकार ध्यान भी रखती है। प्रदूषण के प्रकार अगर आपसे पूछता है तो देखिए, वायु है, जल में है, मिट्टी में है, खाद्य में है, रासायनिक प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण भी है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल जो कचरा आ रहा है, आपका मोबाइल ख़राब हो जा रहा है, फेंक दे रहे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक आपका प्रदूषण है। और इसके दो ही कारण हैं, एक तो प्राकृतिक तो है ही है, ज्वालामुखी वगैरह है आपका, वनों में आग लग जाना जिससे धुएं फैलते हैं, अन्य प्राकृतिक क्रियाएं, मानव भी इसके अंदर कारण है, जो कि कोयला और लकड़ी, पेट्रोल आदि जला रहा है, कृषि कार्य में अपशिष्ट को डायूरिया पोटास कर रहा है, और अपशिष्ट को जो है ढंग से डिस्पोज नहीं कर रहा है, तो ये भी इसका है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये आपका अक्सर पेट्रोल डीजल से निकलता है, तो ये बहुत ही घातक है और हमारे वायु में फैल रहा है। मीथेन दूसरी गैस है जो कि ये धान के खेतों से अक्सर निकलती है, और ये भी हमारे लिए बहुत ख़राब है। धूम्रपान से भी आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू जलाते हैं तो ये भी आपका है। तो इसके अंदर भी कई हैं। आइए इसके छोटे टॉपिक अगर हम देख लें, छोटे क्वेश्चंस को, तो जल प्रदूषण का प्रभाव आप आराम से लिख सकते हैं कि मानव जीवन पर, जीव जानवरों पर और पेड़ पौधों पर इसका परिणाम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बड़ी आसान सी चीज़ है, इसके अंदर आपको 50 शब्द लिखने को आता है हर टॉपिक पे। तो इसको आइए तो हम साधारण रूप से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या मुख्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे ध्वनि प्रदूषण कम करने के 4 उपाय बताइए। तो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होगी? मशीन से उत्पन्न होगी। एक निश्चित 70 डेसिबल तक आप सुन सकते हैं। इसके ऊपर जो है तो उसमें साइलेंसर लगाइए और इसके लिए कानून बनाइए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है कि उद्योग कारखानों से जो निकला हुआ जल है ऐसे जलाशय में डाला जाए जहाँ उसका कहीं काम ना आता हो। गोबर, कूड़ा, कचरा इनको कंपोस्ट बना दिया जाए, और मृत और चिता की राख को नदियों में ना डाला जाए। प्रदूषण नियंत्रण का अर्थ क्या है? प्रदूषण नियंत्रण मतलब वही है कि आप पर्यावरण प्रदूषण के लिए, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे हम प्रदूषण कहते हैं। भारत सरकार ने भी बनाया है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। और फिर कुछ खतरनाक उत्पादों के नाम बता दीजिए। तो बहुत से खतरनाक उत्पाद हैं, नमक का तेजाब, गंधक का सोरा, और कृत्रिम रबड़ और रंग रोगन के पदार्थ, पेंट, वार्निश, ये भी गैस उत्पन्न करते हैं। कीटनाशक दवाएं जो आप खेत में डालते हैं। और इसमें वायु प्रदूषण के रोकने के 4 उपाय बता दीजिए। संपूर्ण धरातल में 33% भाग में वृक्षारोपण किया जाए, वृक्ष लगाया जाए। कारखानों में चिमनी ज़्यादा ऊंचा करके उस पर फिल्टर लगाया जाए। मृदा प्रदूषण का अर्थ क्या है? मिट्टी का प्रदूषण। तो वही मिट्टी के प्रदूषण में डाई, यूरिया, पोटास और जीव जंतुओं के ऊपर सीधे पड़ता है इसका असर।
और SO2 इसके अंदर से वर्षा के जल के साथ H2SO4 अम्ल बना देती है। जब ऊपर पानी के साथ मिलती है ये SO2 H2O के साथ मिलती है तो एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। इसे हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। लास्ट चैप्टर इसके अंदर है खतरनाक औद्योगिक एवं कृषि उत्पाद। खतरनाक उत्पाद क्या हैं? खतरनाक उत्पाद आपका बहुत सी औषधियाँ भी हैं जो मेडिसिन आप खाते हैं और मरीजों को नींद नहीं आती है तो नींद की गोलियाँ दे दी जाती हैं। अज्ञातवास कभी कभी आदमी ज़्यादा खा लेता है तो ये जानलेवा है आपके लिए। और ख़तरनाक औद्योगिक उत्पाद में आपका पेट्रो रसायन है, औषधि है, विभिन्न प्रकार की जो कीटनाशक दवाइयाँ आप खेतों में डालते हैं, रासायनिक गैसें हैं जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस है, विभिन्न प्रकार के रसायन हैं जैसे कास्टिक सोडा है, कार्बन डाइसल्फाइड है। ये सब चीज़ें आपकी खतरनाक उत्पादों में हैं। भोपाल गैस का यही कारण था। ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है और ये हमारी रक्षा कवच है और सूर्य से परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है। तो ये इसमें धीरे धीरे सुराख हो रहा है क्योंकि हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर। इससे जो गैस निकलती है ये क्लोरीन ओजोन को ऑक्सीजन में विभक्त कर देती है। इससे सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं वायुमंडल में अगर आ गई तो आपको त्वचा कैंसर होगा निश्चित रूप से। तो इसी ओजोन परत को अक्सर पूछ लेता है ये क्या है? तो ये ओजोन एक आपका रक्षा कवच है, ये पृथ्वी के चारों ओर, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है। तो इसके अंदर भी अगर आप छोटे क्वेश्चंस को देख लें तो बहुत छोटे छोटे औषधि गुण वाले पौधे भी हैं हमारे पास। अदरक है, तुलसी है, हल्दी है, अजवाइन है, नीम है, आंवला है, पपीता है, यूकेलिप्टस है, इसबगोल है, सर्पगंधा है। ये इनका प्रयोग अक्सर आप सुनते होंगे, बहुत लोग इसको बताते हैं। बाबा रामदेव के भी उसमें अक्सर ये दिखाया जाता है। तो इसमें पूछने लायक सवाल यही है कि कुछ रासायनिक उत्पादों के नाम बताइए और कीटनाशक के प्रयोग का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। कीटों से बचाव के लिए 4 देसी उपाय बता दीजिए। तो गहरी जुताई करिए और खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए हाथ से ही निकाल के, और रोग प्रतिरोधी फसलों को मतलब जो फसल बदल बदल के उपजाइए और देसी खाद जो है बना के उसको पानी में मिला के छिड़किए। और इनके संबंध में अपनाए जाने वाले 4 और बता दीजिए। तो रासायनिक गैसों के कारखाने बस्तियों से थोड़ा दूर लगाया जाए। श्रमिक उचित सुरक्षा उपकरण लगा के, आँख पे चश्मा, हाथ में पैर रबड़ जूता लगा के काम करें तो इससे जो है आप थोड़ा सा सुरक्षात्मक कवच आपके पास रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है छात्रों, और ये लगभग पर्यावरण यहाँ पर आके 11-12 दोनों का ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास को यहीं से शुरू करेंगे 11 से और 12 तक ले जाएंगे। ज़्यादा इसके अंदर चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर हैं और इसको भी ख़त्म कर लेंगे। और जून के महीने में जो हमारा टारगेट है कि सामान्य आधारित विषय को ख़त्म कर लिया जाए, ताकि बस आप लोग टेलीफोन से या ऐसे बातचीत करने में इसका रिवीज़न बस हम कर सकें। कहीं आपको कोई टॉपिक फंसता है तो आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं। और ज़्यादा क्या, इस पर्यावरण में बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। अपने आप को बचाइए, अपनी फसलों की सुरक्षा कीजिए, कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करिए और उनके दुरुपयोग से बचिए, फैलते प्रदूषण को रोकिए। जय भारत, जय किसान। मेनी थैंक्स अगेन।